हेलो स्टूडेंट्स, हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ कर रहे हैं। इसके 2 चैप्टर मैं आपको करवा चुकी हूँ, जो मेरी लास्ट की 2 वीडियोस के अंदर कवर हो रहे हैं। तो आप वहाँ से उन दोनों चैप्टर के बारे में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो जान सकते हैं। आज जो मेरी वीडियो का बेसिक टॉपिक है, दैट इज़ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी जो रिवीजन है, एक क्रक्स मैं इस चैप्टर का आपको प्रोवाइड करूंगी थ्रू दिस वीडियो। एंड इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी मैं, जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं, शॉर्ट नोट के लिए भी एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लिक्विडेशन होता क्या है। हम लोग सभी जानते हैं कि जो कंपनी होती है उसका क्रिएशन लॉ के थ्रू होता है और उसका एंड भी लॉ के थ्रू होता है। तो वाइंडिंग अप करने की किसी कंपनी की जो लीगल प्रोसेस होती है उसी को लिक्विडेशन बोला जाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ जो इंसॉल्वेंट कंपनी है उसी का वाइंड अप हो, कई बार सॉल्वेंट कंपनीज़ का भी वाइंड अप हो जाता है। तो लिक्विडेशन का मतलब, वाइंड अप का मतलब कंपनी का ख़त्म होना है। कंपनी की एक्टिविटीज़ अब रुक जाती हैं, कंपनी की सारी एसेट को सेल आउट कर दिया जाता है, लायबिलिटीज़ को पे कर दिया जाता है। तो ये लिक्विडेशन का मीनिंग है। लिक्विडेशन के मीनिंग में जो लिक्विडेशन की टर्म है, फिनांस और इकोनॉमिक्स में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस होती हैं ऑफ ब्रिंगिंग अ बिज़नेस टू एन एंड, कि जिससे बिज़नेस का एंड हो जाता है और इसकी जो एसेट्स वगैरह होती है वो क्लेमेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं। क्लेमेंट्स का मतलब जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी के डिबेंचर होल्डर है, तो सबका जो हिस्सा है उनको मिल जाता है। अ बैंकरप्ट बिजनेस इज़ नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, कि जो बैंकरप्ट बिजनेस होता है, जो इंसॉल्वेंट कंपनीज होती हैं, वो ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्टेंस में नहीं रह पाती हैं जब लिक्विडेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। सो दिस इज़ मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन। नाउ मेथड क्या हो सकते हैं, मतलब लिक्विडेशन कितनी तरह का हो सकता है, कौन कौन से तरीक़ों से लिक्विडेशन हो सकता है। तो लिक्विडेशन बेसिकली 2 टाइप से हो सकता है, बाय द ट्रिब्यूनल एंड वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। बाय द ट्रिब्यूनल एंड वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। अगर हम बाय द ट्रिब्यूनल की बात करें तो इसमें जो है ये कोर्ट के थ्रू इसका वाइंड अप होता है। कोर्ट कुछ सर्कमस्टांसेस होती है जिसमें कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी का वाइंड अप किया जाए। लाइक अगर कंपनी अपने डेप्ट को पे करने की सिचुएशन में नहीं है, या कंपनी ने कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है और कंपनी ट्रिब्यूनल के थ्रू कंपनी का वाइंड अप करवाना चाहती है। अगर कंपनी को लगता है कि जो कंपनी के अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं, कंपनी के जो अफेयर्स हैं, वो फ्रॉडलेंट वे में हो रहे हैं, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी का वाइंड अप किया जाए। हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी एनुअल रिपोर्ट को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना कुछ ड्यूरेशन में। लेकिन अगर कंपनी ने पिछले 5 सालों में इस प्रोविज़न को फुलफ़िल नहीं किया है, अपनी जो रिटर्न है वो फाइल नहीं की है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट नहीं किया है, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है कि कंपनी का वाइंड अप हो। जब ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी का वाइंड अप करना जस्टिफिएबल है, इक्विटेबल है, तो कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। जब कंपनी का वाइंड अप ट्रिब्यूनल से होता है तो उस केस में लिक्विडेटर तो हमेशा अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर का काम क्या होगा कि वह एसेट को सेल करेगा, लायबिलिटीज़ को पे करेगा। तो लिक्विडेटर बेसिकली क्या करेगा, वो जो अपॉइंटमेंट जो लिक्विडेटर की होगी, अगर हम ट्रिब्यूनल की बात करें तो वो ट्रिब्यूनल के थ्रू ही होती है, कोर्ट के थ्रू होती है। सेकेंड टाइप का जो वाइंड अप होता है वो वॉलेंट्री वाइंड अप है। वॉलेंट्री वाइंड अप फर्दर आगे 2 टाइप का हो सकता है। पहला तो है मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, सेकंड होता है क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। अगर हम मेंबर्स की बात करें कि जब मेंबर्स चाहते हैं, कंपनी को वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो मेंबर्स कंपनी को वॉलेंट्री वाइंड अप करवा सकते हैं, बट इसके लिए मैंडेटरी होता है वाइंडिंग अप करने के लिए जो मेंबर होते हैं उनको एक डिक्लेरेशन देना होता है, रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है। और इस डिक्लेरेशन के अंदर वो एक एश्योरेंस देते हैं कि कंपनी जो है सॉल्वेंट है, कंपनी अपने डेप्ट को पे करने की सिचुएशन में है। तो तभी जो है कंपनी का जो वाइंड अप है वो मेंबर्स के कहने पर हो सकता है। इसको मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बोला जाता है।
अगर हम क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडअप की बात करें कि जब सोल्वेंसी का डिक्लेरेशन नहीं दिया जाता है मेंबर्स के थ्रू, रजिस्ट्रार के पास उसको फाइल नहीं किया जाता, तो उस केस में ये अज्यूम किया जाता है कि कंपनी सोल्वेंट नहीं है। तो फिर जो है क्रेडिटर्स फिर एप्लीकेशन दे सकते हैं कि कंपनी का वाइंडअप कर दिया जाए। एक मीटिंग को पास किया जाता है, मीटिंग के अंदर लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। अगर मेंबर का वॉलंटरी वाइंडिंग अप है मेंबर्स के थ्रू, तो लिक्विडेटर मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं। अगर क्रेडिटर्स के थ्रू हैं तो उस केस में जो लिक्विडेटर होता है वो मेंबर और क्रेडिटर्स दोनों के बिहाफ पर अपॉइंट हो सकता है। मेंबर और क्रेडिटर अगर तो दोनों सेम पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं तो वो पर्सन अपॉइंट हो जाता है, लेकिन अगर मेंबर और क्रेडिटर्स दोनों अलग अलग पर्सन को एज ए लिक्विडेटर रिकमेंड कर रहे हैं, तो जो रिकमेंडेशन क्रेडिटर ने दी हैं तो उसी को ही कंपनी का जो है लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की। जब एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है तो उसका काम क्या होता है, वो कंपनी के एसेट को सेल आउट करता है, कंपनी की लायबिलिटीज़ को पे करता है। सारी एसेट को सेल कर दिया जाता है, कैश बैंक बैलेंसेस वगैरह वो उनको भी वो कंसिडर करता है, लायबिलिटीज़ को पे कर देता है, और जो लायबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में पे की जाती हैं। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। तो लिक्विडेटर के स्टेटमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो डेबिट में हम दिखाते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इसके बाद अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट से जो अमाउंट रियलाइज हुई हैं लाइक लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेंट्रीज हैं एंड ट्रेड रिसीवेबल। ये जो एसेट होती हैं ये सारी फ्री एसेट होती हैं जो किसी भी सिक्योरिटीज़ पर सिक्योर्ड नहीं है, जिनको किसी लोन के लिए एज ए सिक्योरिटी नहीं रखा गया। अब जो एसेट सिक्योर्ड होती हैं तो उनका अगर कोई सरप्लस है, सरप्लस का मतलब क्या कि अगर एसेट की वैल्यू लायबिलिटी से ज़्यादा है तो आप इस तरफ दिखाते हैं, लेकिन अगर लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा हो जाती है, सिक्योर्ड जो एसेट हैं उनसे ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस केस में वो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के फॉर्म में हो जाते हैं और उसको आप लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर सरप्लस है तो फिर हम उसको इस साइड पर दिखाते हैं। बेसिकली डेबिट साइड पर हमें क्या दिखाना होता है, जितना भी लिक्विडेटर को रिसीट हुई है, जितना पैसा उसने इकट्ठा किया है, कैश बैंक बैलेंस तो ऑलरेडी कंपनी के अवेलेबल होते हैं। फिर जो लिक्विडेटर है वो एसेट को सेल आउट करता है, फ्री एसेट को भी सेल किया जाता है जो फ्री ऑफ मॉर्गेज होती हैं, और जो सिक्योर्ड होती हैं तो उनको भी सेल किया जाता है। सिक्योर्ड लायबिलिटी अगर ज़्यादा है तो सरप्लस आता है, और अगर सिक्योर्ड अगर सिक्योर्ड लायबिलिटी एसेट ज़्यादा है तो सरप्लस आता है, और अगर लायबिलिटी ज़्यादा है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के फॉर्म में होते हैं। फिर लायबिलिटीज़ को पे किया जाता है। सबसे पहले लीगल चार्जेस को पे किया जाता है फर्स्ट नंबर पर। फिर आता है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। रेम्यूनरेशन एसेट अमाउंट के ऊपर हो सकता है, जो एसेट अमाउंट रियलाइज हुई हैं उसके ऊपर रेम्यूनरेशन हो सकता है। सेकंड, जो अमाउंट हमारा ट्रेड पेबल वगैरह, मतलब जो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमने पे किया है तो उस पर हो सकता है। शेयर होल्डर को जो अमाउंट पेबल है तो उसके ऊपर भी पे किया जा सकता है, फिक्स्ड अमाउंट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये रेम्यूनरेशन होते हैं, इनको हम डिटेल में आगे करेंगे। देन थर्ड नंबर पर जो पे किया जाता है, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस को पे किया जाता है। फिर टर्न आती है डिबेंचर होल्डर की, अदर क्रेडिटर्स की, डिबेंचर होल्डर को पे करते हैं। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे किया जाता है, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया जाता है, देन प्रेफरेंशियल होल्डर को पे करते हैं, और लास्ट में अगर कोई मनी अवेलेबल होता है तो इक्विटी को पे कर दिया जाता है, रिफंड ऑफ कैपिटल होती हैं। तो इसमें जो पेमेंट का जो पूरा का पूरा एक सिस्टम रहता है, पूरा का पूरा जो ऑर्डर रहता है, तो अगर हम बात करें पहले नंबर पर लीगल चार्जेस को पे किया जाता है। फिर जो भी हमारा रेम्यूनरेशन है एसेट रियलाइज के ऊपर तो वो हम पे करते हैं। उसके बाद ये जो रेम्यूनरेशन है वो बाद में पे किए जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि इनके लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है। फिर हम पे करते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को, डिबेंचर को पे किया जाता है। इनका इंटरेस्ट हम डिबेंचर के साथ नहीं हम कंसिडर करते हैं, इसको हमें बाद में देखना होता है, तो अभी डिटेल में आगे बताऊंगी। फिर हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करना होता है। फिर आप ये रेम्यूनरेशन पे करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद। फिर हम अनसिक्योर्ड को पे करते हैं, अनसिक्योर्ड से पहले हमें रेम्यूनरेशन पे करना होता है। उसके बाद हम
पे करते हैं जो भी हमारा रेम्यूनरेशन है शेयर होल्डर का, देन हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना होता है और लास्ट में हम इक्विटी को पे करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस होती है इनको पे करने के लिए, जो हमारा जो भी ऑर्डर होगा पेमेंट का। देन इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट की दोबारा। तो सबसे पहले हमें पे करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पे लीगल चार्जेस, फिर हम पे करते हैं लिक्विडेशन का रेम्यूनरेशन, फिर हमें पे करना होते हैं लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, उसके बाद हम पे करते हैं डिबेंचर होल्डर को, फिर हमें पे करना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद हमें पे करनी होती हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और लास्ट में हम पे करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इस ऑर्डर ऑफ पेमेंट की फॉर्म में हमें अब जो है डिफरेंट लायबिलिटीज़ को पे करना होता है। नाउ अब हम बात करेंगे लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन की, क्योंकि मैंने डिफरेंट टाइप का रेम्यूनरेशन आपको बताया है। तो इसमें 3 तरह के रेम्यूनरेशन हो सकते हैं: कमीशन ऑन अमाउंट ऑफ एसेट रियलाइज्ड, कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। तो पहले हम बात करते हैं एसेट रियलाइज के ऊपर। एसेट रियलाइज के ऊपर जितने में भी हमने एसेट को रियलाइज़ किया है, सपोज अगर 20 लाख में किया है तो उसके परसेंटेज की फॉर्म में रेम्यूनरेशन पे कर दिया जाता है। 20 लाख का 10% हम पे कर देंगे तो 2 लाख का रेम्यूनरेशन पे कर दिया। अब हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड के लिए। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इसके कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो 2 केसेस होते हैं कि अगर सफिशेंट अमाउंट उनको पे करने के लिए अवेलेबल है और अगर सफिशेंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है। अगर तो अनसिक्योर्ड के लिए सफिशेंट अमाउंट अवेलेबल है तो जो फॉर्मूला होता है कमीशन को कंप्यूट करने का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनटू रेट अपॉन 100 हो जाता है। अगर ऊपर की लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद सफिशेंट अमाउंट अवेलेबल होता है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनटू रेट अपॉन 100 हो जाएगा। बट अगर सफिशेंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा, जितनी भी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, जितनी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होगी, अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनटू रेट और अपॉन में 100 प्लस रेट होता है। अमाउंट अवेलेबल इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट होगा। इस तरह से हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर रेम्यूनरेशन को पे कर देते हैं। उसके बाद आता है कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। ये भी 2 तरह का हो सकता है, ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर एंड ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर। अगर तो हम शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं तो हमने प्रेफरेंस को डिडक्ट नहीं करना है कमीशन पे करते टाइम, लेकिन अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो जब आप कमीशन कंप्यूट करोगे तो आपको प्रेफरेंस के अमाउंट को भी डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस अवेलेबल होगा उसके ऊपर हमें रेम्यूनरेशन निकालना होगा। तो दोनों केसेस में ही जितना भी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता है। यहाँ पर हमेशा 100 प्लस रेट होगा फॉर्मूला के अंदर। तो ये हमें अप्लाई करना होता है जब हमें शेयर होल्डर के रेम्यूनरेशन को कंप्यूट करना है। तो ये 2 तरह का जो रेम्यूनरेशन है, 2 फॉर्म में हम पे कर सकते हैं शेयर होल्डर को। एक हम बात कर रहे हैं खाली शेयर होल्डर की और दूसरी हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा मेन जो टॉपिक है इसके बाद जो आता है दैट इज़ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर को पे किया जाता है, इसका जो ऑर्डर होता है पेमेंट का लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस के बाद हम पे करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके इंटरेस्ट के बारे में। तो इंटरेस्ट के लिए भी 2 केसेस हो सकते हैं। इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम कब तक का इंटरेस्ट उनको पे करेंगे, तो 2 टाइम तक का इंटरेस्ट उनको पे किया जा सकता है, अप टू डेट ऑफ वाइंड अप और अप टू डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर। देखो, वाइंड अप का मतलब जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, और मैच्योरिटी जब हमने एक्चुअल में डिबेंचर को रीपे करना है। सपोज हमने लास्ट टाइम जो डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया था वो 30 सितंबर 2021 का किया था। हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो जाता है हमारा जो वाइंड अप है वो 31 मार्च 2022 को हो रहा है, बट डिबेंचर को हमने रीपे करना है 31 जुलाई 2022। देखो, अगर तो कंपनी सोलवेंट है फिर तो हम उनको पे करेंगे जितना भी उनका इंटरेस्ट बनता है अप टू 31 जुलाई। लेकिन अगर कंपनी सोलवेंट नहीं है, इंसॉल्वेंट है,
तो सिर्फ वाइंड अप तक का ही इंटरेस्ट हम पे करेंगे, इससे ज़्यादा हम पे नहीं करेंगे। अब इंसॉल्वेंसी का पता कैसे चलेगा? अगर तो कंपनी के पास अनसिक्योर्ड को पे करने के लिए मनी अवेलेबल है तो कंपनी को सोल्वेंट माना जाएगा, लेकिन अगर कंपनी के पास अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए मनी अवेलेबल नहीं है तो कंपनी को इंसॉल्वेंट माना जाएगा और सिर्फ वाइंड अप तक का ही इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को पे किया जाएगा। तो ये चेक करने के लिए कि कंपनी सोल्वेंट है या नहीं है, जितने भी एसेट से अमाउंट हमें रियलाइज्ड हुई है उसमें से हम रेमुनरेशन ऑन एसेट को डिडक्ट कर देते हैं। हमें माइनस करना होता है लिक्विडेशन की जो कॉस्ट हमारी है, माइनस कर देते हैं डिबेंचर को, माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस को। इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या अनसिक्योर्ड के लिए मनी अवेलेबल है या नहीं है। अगर पूरा अवेलेबल है तो कंपनी सोल्वेंट है, फिर हम डिबेंचर का जो इंटरेस्ट पे करेंगे अप टू डेट ऑफ पेमेंट करेंगे, में छोटी डेट करेंगे। लेकिन अगर पूरा मनी अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ हम वाइंड अप तक का ही जो इंटरेस्ट है उनको पे करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये शॉर्ट नोट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं कि जिनको बाकी क्रेडिटर्स के कंपैरेटिवली पहले पेमेंट को रिसीव करने का राइट होता है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 327 के अंदर इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो इसमें हम क्या क्या लेते हैं, जितने भी रिज़र्व हैं, टैक्सेस हैं, सेसेस हैं, रेट्स हैं, इधर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेएबल हैं या स्टेट गवर्नमेंट को पेएबल हैं या लोकल अथॉरिटी को पेएबल है वाइंड अप होने के पहले 12 महीनों के अंदर अंदर, कि जो पिछले 12 महीनों के अंदर अंदर अगर कोई अमाउंट ड्यू है जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पे करना था तो वो हमें पहले पे करनी पड़ेगी और बाद में हम पे करेंगे। देन वेजेस एंड सैलरीज, कि जो वर्कर की वेजेस हैं, सैलरीज़ हैं, तो ये भी हमें पे करनी होती हैं और ये भी हमें पिछले 12 मंथ की हमें लेनी होती है। बट इसमें जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है 4 मंथ का हो सकता है। 4 मंथ से ज़्यादा की वेजेस को हम प्रोफेशनल के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं और इसमें भी कुछ अमाउंट की लिमिट है। अगर 4 मंथ की वेजेस की बात करें तो वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो 20,000 से ज़्यादा अमाउंट हो जाती हैं तो सिर्फ 20 तक की जो लिमिट है वो प्रेफरेंशियल का पार्ट रहेगा और बाकी जो बैलेंस होगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और कोई भी रेमुनरेशन, अगर कोई एम्प्लॉई वगैरह का कोई रेमुनरेशन है डेथ की वजह से या उसकी एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेट होने की वजह से किसी भी रीज़न से, तो अगर ऐसी कोई पेमेंट है, अगर कंपनी का डिसोल्यूशन हो रहा है तो उनको भी पहले पे किया जाएगा। देन कंपनी का अगर रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, तो जो भी अमाउंट पेएबल है अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, कोई भी कंपनसेशन जो हमने एम्प्लॉयज़ को पे करना है, ऑल अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेएबल ड्यूरिंग द 12 मंथ नेक्स्ट बिफोर वाइंडिंग अप बाय द कंपनी एज द एम्प्लॉयर ऑफ एनी पर्सन अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और एनी अदर लॉ, तो वो भी पेएबल होगा। देन कंपनीज एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंडर अगर कोई भी कंपनसेशन वगैरह बनते हैं तो वो हमें पे करने हैं, तो वो भी हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पार्ट होता है। तो ये जो सारी की सारी अमाउंट्स है ये हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आती हैं। तो शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम बात करते हैं रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर। देखो, लिक्विडेटर अदरवाइज़ तो डिबेंचर होल्डर को पे कर देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिबेंचर होल्डर के लिए हम अलग से एक रिसीवर को अपॉइंट करते हैं जिसका काम सिर्फ डिबेंचर होल्डर को ही पे करना होगा। तो वो डिबेंचर, उसको हम कुछ एसेट प्रोवाइड करते हैं जिनको सेल करके वो डिबेंचर होल्डर को पे करेगा। तो एक रिसीवर जो होता है वो डिबेंचर होल्डर खुद अपॉइंट करवा सकते हैं। अगर डिबेंचर की जब इशू किया गया था तो उसके टर्म्स के अंदर अगर उसको इस तरह की पावर दी गई है, अगर उसको ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है तो कोर्ट जो है रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है, डिबेंचर होल्डर को एक एप्लीकेशन देनी होती है। तो ये जो रिसीवर होता है ये जो भी एसेट वगैरह इसको मिलेंगी उनको वो रियलाइज़ करेगा, अपने खुद के खर्चों को वो इसमें से डिडक्ट करेगा, रेमुनरेशन को डिडक्ट करेगा और डिबेंचर होल्डर को पे कर देगा। और डिबेंचर होल्डर को पे करने के बाद अगर कोई अमाउंट अवेलेबल होता है, कोई सरप्लस रह जाता है, तो वो लिक्विडेटर को हैंड ओवर कर देता है, लिक्विडेटर को उसको पे कर देगा। तो जब रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है तो 2 स्टेटमेंट को बनाया जाता है, 2 अकाउंट बनते हैं। जैसे अगर खाली लिक्विडेटर अपॉइंट है तो सिर्फ लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनती है, लेकिन अगर डिबेंचर होल्डर को भी अपॉइंट किया गया है तो 2 अकाउंट्स बनाए जाएंगे। तो पहला जो होगा
जो फर्स्ट अकाउंट बनेगा, दो स्टेटमेंट, रिसीवर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और सेकंड बनाएंगे हम लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। रिसीवर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जब आप लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको डिबेंचर को बिल्कुल शो नहीं करना है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को ऑलरेडी पे किया जा चुका है। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। देखो, जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो कंपनी को पे करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार कंपनी के पास मनी अवेलेबल नहीं होता है, तो कंपनी के पास ये पावर होती है कि वो अपने शेयर होल्डर से मनी मंगवा सकता है, उनसे मनी कॉल कर सकता है अगर वो पार्टली पेड अप शेयर हैं। तो लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज को बेसिकली ये दो तरह की लिस्ट होती है, लिस्ट ए के कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड लिस्ट बी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज। लिस्ट ए के कॉन्ट्रीब्यूटरीज में प्रेजेंट शेयर होल्डर आते हैं, और अगर हम लिस्ट बी की बात करें तो इसके अंदर पास्ट शेयर होल्डर आते हैं। प्रेजेंट शेयर होल्डर जो अभी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और पास्ट में वो शेयर होल्डर आएंगे जिन्होंने कंपनी के वाइंड अप से पहले विद इन 12 मंथ अपने शेयर किसी को ट्रांसफ़र करे हैं और वो शेयर पार्टली पेड अप थे, तो उनसे मनी कॉल किया जा सकता है। लिस्ट ए में जो प्रेजेंट शेयर होल्डर है जिन्होंने अभी तक पूरी अमाउंट को पे नहीं किया है, तो उनसे भी मनी कॉल किया जाता है। तो पहले लिस्ट ए से मंगवाते हैं जो इनकी अनकॉल्ड अमाउंट होती हैं, और इसके बाद लिस्ट बी का नंबर आता है कि जो अब कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वाइंड अप से पहले 12 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपने शेयर किसी को ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो लिस्ट बी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज मिस्टर एक्स के पास 500 शेयर हैं पी लिमिटेड के, 10 रुपये का एक है, और इसने अभी तक 8 रुपीज़ इसके ऊपर पे करे हैं। इसने 30 नवंबर 2018 को अपने शेयर्स मिस्टर वाई को ट्रांसफ़र करे थे। कंपनी का वाइंड अप हो जाता है 2019 को 31 मार्च। फिर 30 नवंबर को जो अमाउंट अनपेड था, तो उसमें क्या होगा, एक डेप्ट एग्जिस्टिंग को 30 नवंबर रिमेन अनपेड, हेंस एक्स कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे द डेप्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1000। तो उससे मैक्सिमम कितना मंगवाया जा सकता है, पहले तो ये देखते हैं कि क्या वो लिस्ट बी में आता है। कंपनी का वाइंड अप 31 मार्च 19 को हो रहा है, और उसने अपने जो डिबेंचर है वो नवंबर 2018 में ट्रांसफ़र करे हैं, तो एक साल के बीच बीच में ट्रांसफ़र करे हैं, तो ये लिस्ट बी में आते हैं। तो इनसे कॉल कितना किया जा सकता है, इन्होंने 500 पर 10 रुपये पे कर दिए हैं, 10 में से 8 पे करे हैं, तो कितना पे नहीं किया। इनकी जो मैक्सिमम लायबिलिटी है 500 इंटू 2 1000 तक की हो सकती हैं। और उस डेट पर जो कंपनी के क्रेडिटर थे, डेप्ट था, उसकी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर ये अमाउंट कम होती, लाइक अगर ये अमाउंट 600 की होती, तो उनसे 600 कॉल किया जाता, लेकिन अगर अमाउंट 1000 या उससे ज़्यादा है तो सिर्फ 1000 ही कॉल किया जाएगा, जो उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी बनती हैं। अगर मिस्टर एक्स अपने शेयर 20 मार्च 2019 को ट्रांसफ़र करता तो उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहती। If Y has paid the amount due on the share, Mr. X has no liability at all. तो उस केस में उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है। एक साल पहले अगर किसी पर्सन ने अपने जो शेयर है किसी को ट्रांसफ़र करे हैं, तो उस केस में उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है। ये लिस्ट बी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज आते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जब कंपनी का वाइंड अप जो है वॉलेंट्री वाइंड अप ना होकर जब वाइंड अप कोर्ट के थ्रू होता है, तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, वो प्रोविजनल लिक्विडेटर होता है। और जो कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको क्या करना होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर को कोर्ट के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर एक स्टेटमेंट बनाकर भेजनी होती है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोला जाता है। ये स्टेटमेंट प्रॉपर फॉर्म में होती है। इसमें कंपनी की एसेट को अलग से दिखाया जाता है, कैश बैलेंस इन हैंड कितना है, बैंक कितना है, अगर कोई भी नेगोशिएबल सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं तो वो भी शो की जाती हैं। डेप्ट लायबिलिटीज़ को अलग से दिखाती हैं। क्रेडिटर्स के नेम, रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन वगैरह को शो किया जाता है। कंपनी के कितने डेप्ट हैं, उनके नेम, रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन वगैरह दिखाए जाते हैं। और अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है, तो वो भी जो है उसको शो किया जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को का जो फॉर्मेट है, इसको समझने से पहले इसमें बेसिकली जो फॉर्मेट होता है, तो इसके अंदर कुछ पार्ट में डिवाइडेड है, लिस्ट ए, लिस्ट बी,
लिस्ट सी, तो इसमें कुछ लिस्ट हैं, मतलब लिस्ट की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर एच तक लिस्ट आती है, लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी, और एच जो होती है वो डेफिशिएंसी या सरप्लस को शो करती हैं। अगर लिस्ट ए की मैं बात करूँ तो लिस्ट ए के अंदर वो सारी एसेट आती हैं जो फ्री एसेट है। लिस्ट ए के अंदर फ्री एसेट को शो किया जाता है, जो फ्री एसेट है, जो प्लेस्ड नहीं है, जैसे बैंक बैलेंस है, कैश इन हैंड है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, बी आर, डेटर, लोन्स, अनपेड कॉल्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये फ्री एसेट की कैटेगरी में हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ और भी एसेट हो सकती है जिनको हमने एज ए सिक्योरिटी नहीं रखा है। फिर हम बात करते हैं लिस्ट बी की। लिस्ट बी के अंदर वो एसेट होती हैं जो स्पेशली प्लेस्ड है, जिनको हमने एज ए सिक्योरिटी रखा है। तो इनका हमें कैसे दिखाना होता है, इसके अंदर आप क्या शो करते हैं, इनकी पहले रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पैसा हमने देना है, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो आ जाती है। डेफिशिएंसी कब होगी, जब क्रेडिटर्स ज़्यादा होंगे और एसेट हमारी कम होगी। और सरप्लस कब होता है, जब एसेट की वैल्यू ज़्यादा होगी और हमारी जो लायबिलिटी है वो कम होगी, तो उस केस में हमारा सरप्लस आएगा। तो वो हमें लिस्ट बी के अंदर शो करनी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, लिस्ट बी के बाद हमारी लिस्ट सी आती है। सी के अंदर हम क्या दिखाते हैं, जितने भी हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको हमें शो करना होता है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हम दिखाते हैं। उसके बाद जो हमारा, आपको पहले करना क्या है, लिस्ट ए में से जो हमारा बी का टोटल है, मतलब लिस्ट ए और बी को, बी का जो हमारा डिफरेंस होता है, जो हमारा नेट रिज़ल्ट है, वो हमें ऐड करना होता है। उसके बाद हम इसमें से ये कुछ परफॉर्मास हैं जो आपको लर्न करना है। फिर हमें क्या करना है, लिस्ट सी, लिस्ट बी में हमने सिक्योर क्रेडिटर्स को दिखाया, लिस्ट सी में हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं तो उनको भी हमें डिडक्ट करना है। लिस्ट डी में हमारे डिबेंचर होल्डर आते हैं, उनको भी हमें डिडक्ट करना होता है, उनको भी हमें पे करना होता है। लिस्ट ई में हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं। लिस्ट ई के बाद जो अमाउंट अवेलेबल होगा तो उसमें से हमें पहले लिस्ट एफ़ को पे करना होगा, दैट इज़ स्टैंड फॉर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। फिर जी आती है, अगर लास्ट में कोई मनी अवेलेबल होता है तो इक्विटी को पे कर दिया जाता है। अगर ये बैलेंस पॉजिटिव होता है तो उस केस में हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा सरप्लस आता है, और अगर नेगेटिव है तो ये हमारी डेफिशिएंसी आती है। तो इस तरह से हम सरप्लस या डेफिशिएंसी को कंप्यूट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, लास्ट में जो अकाउंट बनता है, दैट इज़ डेफिशिएंसी अकाउंट। उससे पहले हम दोबारा से समझते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में कौन कौन सी एसेट आती हैं। लिस्ट ए में एसेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड फ्री एसेट आती हैं। लिस्ट बी में स्पेशली प्लेस्ड एसेट आती हैं। सी के अंदर जो हम दिखाते हैं, लिस्ट सी के अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं। लिस्ट डी में डिबेंचर होल्डर आते हैं। लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं। लिस्ट एफ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर आते हैं, और लिस्ट जी में इक्विटी शेयर होल्डर आते हैं। लास्ट जो बनता है सरप्लस या डेफिशिएंसी, वो लिस्ट एच में आती हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का जो डिफरेंस है, लास्ट में जो डिफरेंस आता है, और डेफिशिएंसी अकाउंट का जो लास्ट में बैलेंस होगा, वो दोनों इक्वल होने ज़रूरी हैं। अब लास्ट जो है, इसके अंदर डेफिशिएंसी अकाउंट कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि डेफिशिएंसी अकाउंट इमेजिनरी फिगर के साथ अब बनाइए, और या डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होता है। तो डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर हम कैसे करते हैं, जो आइटम डेफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, और जो आइटम डेफिशिएंसी को कम कर रही होती हैं तो उनको हमें माइनस करना होता है। तो आइटम्स क्या क्या ऐड होंगी जो डेफिशिएंसी को बढ़ाएंगी, तो उसमें आता है एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर एसेट एज शोन बाय द बैलेंस शीट। जितना भी एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस होगा तो वो हमें दिखाना होता है। नेट डिविडेंड एंड बोनस डिक्लेयर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कोई भी डिविडेंड अगर हमने डिक्लेयर किया है, अगर कोई नॉन ट्रेडिंग लॉसेस हैं तो वो भी डेफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। लॉसेस अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस रिटर्न ऑफ और फॉर विच प्रोविज़न हैज़ बीन मेड इन द बुक्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड। कोई भी ट्रेडिंग लॉसेस अगर हमने राइट ऑफ की हैं जिनके लिए हमने प्रोविज़न क्रिएट किया है, कोई एस्टिमेटेड लॉसेस हैं जिनको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, जिनके लिए हमने प्रोविज़न क्रिएट किया है, या कोई और आइटम जो डेफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उन सबको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। फिर हमें डिडक्ट क्या करना होता है, डिडक्ट करने के लिए एक्सेस ऑफ, ये सरप्लस होते हैं हमारे तो ये हमें माइनस करने होंगे। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटी, अगर एसेट ज़्यादा है कैपिटल लायबिलिटी से तो हम ऐड कर माइनस करेंगे।
नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट है तो वो भी डिडक्ट होगा। प्रॉफिट एंड इनकम अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द सेम पीरियड, अदर आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी और कंट्रीब्यूटिंग सरप्लस, तो वो हमें दिखाना होता है। अब दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो डेफिशिएंसी आती है, अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो सरप्लस आएगा, और डेफिशिएंसी और सरप्लस हमारा एज़ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगा। तो इस तरह से हम ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना सकते हैं, हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बनाना है। तो इस चैप्टर का यहाँ पर एंड होता है थ्योरेटिकल पोर्शन का। तो जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया है तो वो सारे के सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने करवाया है वो सारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है, वाइंड अप का, लिक्विडेशन की पेमेंट का ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, रेम्यूनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन इसके अलावा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसीवर का जो डिबेंचर होल्डर के लिए रिसीवर अपॉइंट किया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, डेफिशिएंसी अकाउंट है, और लिस्ट ए एंड लिस्ट बी के कंट्रीब्यूटरीज आपको विद एग्जांपल इस क्वेश्चन को समझाना होता है। अगर पेपर में आता है तो आपको विद एग्जांपल ये समझाना होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने इसमें करवाया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप कुछ और इस चैप्टर के अंदर से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स।